हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। जैसा कि आपके लिए 3 दिन का टाइम बचा हुआ मैथ्स के लिए, और हम लोगों ने अभी तक जैसे रियल नंबर और पॉलिनोमियल कर लिया है, और ये जो अभी नेक्स्ट है वो है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बहुत 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 कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एवरी ईयर 8 to 10 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक आपका 3 मार्क्स का या एक आपका 5 मार्क्स का उसमें रहेगा, और एक या फिर दो जो है वो आपका 1 मार्क्स में रहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं, तो पॉलिनोमियल में जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चैप्टर में भी आपको ये बताते जा रहा हूँ कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल में आपके एक आ सकते हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वो किस टाइप का है। जैसे दो इक्वेशन दे रखा है, उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसके बाद होना नहीं होना, इसके साथ साथ वो हो सकता है आपसे ये पूछ देंगे कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड चीज इसके इस चैप्टर में आपके ये आ सकता है कि जैसे जो इस चैप्टर में है वो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम दे रखा होगा आपको। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जब भी आता है मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखा है जैसे 3 या 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा जैसे वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको अच्छे से पढ़ें। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ रहता है। ठीक है, आपका बस एक ही काम है, उसको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, 3 या 5 मार्क्स के हैं ये आपके। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसको समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है ना अब उसे स्पेसिफिक नहीं दिया जाता है कि आपको सॉल्व करके बताना है एलिमिनेशन मेथड से या फिर एक आता सब्सटीट्यूशन मेथड से, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, बाकी इसमें इस चैप्टर में फंडामेंटली हमें क्या करना है, एक्स और वाई इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू निकालना है। बट हमेशा आपसे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, ये वेरिएबल में एक्स एंड वाई पूछ दिया, यहाँ पे क्या वर्ड प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ रहेगा, और उस वर्ड प्रॉब्लम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इसमें स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल पार्ट से। ठीक है, जैसे इसमें दो इक्वेशन दे रखा होगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें रखा है, जैसे मान लो पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा कुछ है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ ऐसा स्टेप से क्वेश्चन रहेगा आपका, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू इसको ले लेते हैं 14, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, अब जैसे आपसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है एक्स का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू बताइए। एक तो ये हो गया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट आपसे ऐसा नहीं है कि इक्वेशन दे दिया और आपको पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन। अगर आ भी गया तो 1 मार्क्स के रहेंगे, जनरली वो नहीं पूछता, वो पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, इस टाइप से। तो अब देखो अपने पास क्या दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका में ये है कि आप इसको सॉल्व करके देख लो, अगर सॉल्यूशन आ रहे हैं तो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। बट वो ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो अपन को वहाँ पे ये नहीं करना है। अपन को वहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों को जो सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना उसको यूज करना है। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, जैसे दो इक्वेशन है उसके ऊपर से उन्होंने 3 कंडीशन बना दिया है, होनी भी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, ये तो पार्टिकुलर मैंने इक्वेशन ले लिया, कोई दो इक्वेशन है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का 2 इक्वेशन है। ठीक है, हो सकता है उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, या एक भी सॉल्यूशन नहीं हो। यही 3 केस हो सकता है, इसके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता। यही हो सकता है ना कि आपके पास क्या है कि एक सॉल्यूशन आ जाए, आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ जाए, या फिर आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आए। ये 3 केस हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे अच्छे से पहले देखेंगे क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में एक सॉल्यूशन आएगा, किस कंडीशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा, और किस कंडीशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है,
आप ध्यान से देखते रहे, समझते रहे, बहुत ही इजी है, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट दो ही हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आप जितने क्वेश्चन कर लो उतने बेनिफिशियल है। मैं तो यही कहूँगा एनसीईआरटी के आप जितने भी अगर आपने हाईलाइट करके रखा 4-5 क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के 4-5 क्वेश्चन इसके कर लो, चैप्टर खत्म आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें आते हैं, आपका क्या है ना कि दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब उस इक्वेशन में क्या हो सकता है, जैसे अच्छा एक ये भी देख लेते हैं, जैसे x + 3y = 7। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं ना कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 3, और जो हमारा कांस्टेंट है इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 3y - 7 = 0। ये आपका जो है वो -7 है, ठीक है। और जो भी कोफिशिएंट वगैरह है उसको हम, जैसे जो x का कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a, जो y का कोफिशिएंट है उसको हम b, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एक इक्वेशन है तो a b c यूज करेंगे, अगर दो इक्वेशन है तो a1 b1 c1, और दूसरा इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन को आपको क्या करना है, सबको पहले एलएचएस में लेके आ जाना है, 0 से लेफ्ट में कर लेना है, ठीक है। ये कब करना है, जब आपको एबीसी वगैरह फाइंड करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा एबीसी के आसपास ही घूमते रहेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कंडीशन क्या है, नहीं है, की का मतलब ऐसे आएगा। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है ना कि हमने पता कर लिया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और ए होता क्या है, बी होता क्या है, सी क्या होता है। ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर एक इक्वेशन है तो ए बी सी लिखेंगे, अगर एक से ज्यादा इक्वेशन है तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए a1 b1 c1, इक्वेशन 2 के लिए a2 b2 c2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम इसमें एक इक्वेशन और लेते हैं, जैसे ये एक इक्वेशन ले लिया मैंने 3x + 7y - 8 = 0, ठीक है। अब क्या है, दो इक्वेशन है, अगर हम इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो a1 = 1, ठीक है, b1 = 3, c1 = 7 -7 आ गया, a2 = क्या आ गया 3, b2 = क्या आ गया 7, और c2 = क्या है -8 आ गया, ठीक है। a1 निकाल लिया मैंने, b1 निकाल लिया, c1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, b2 निकाल लिया, c2 निकाल लिया इस इक्वेशन से, ठीक है। अगर ये चीज आपने कर लिया अच्छे से तो उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो कह रहा है कि जैसे हम लोगों ने दो इक्वेशन हम लोग को दे रखा है, हम लोगों को क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखा है। तो अगर दो इक्वेशन दे रखा है ना, तो उसमें हम जो उसका जो कोफिशिएंट है उसकी कोफिशिएंट को हम देख के बता सकते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा उससे पहले जो है हम लोग एक चीज और भी, अच्छा नहीं वो वही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं a2x + b2y + c2। आप बोलोगे कि सर आपने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लाया है, राइट हैंड साइड 0 रखा। मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि अगर आप जो a1 अभी जो रिलेशन लिखूंगा उस रिलेशन को यूज कर रहे हो ना, तो आप हमेशा RHS में 0 रखें, LHS में लेके आ जाए, इससे कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो क्या होता है ना कि माइनस प्लस को लेकर कंफ्यूजन आ जाता है, तो हमने क्या करना, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, हमें RHS में 0 रखना है, LHS में सारा टर्म को LHS में लेके आ जाना है। ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, ये कांस्टेंट हो गया। दूसरा इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x हो गया a2, कोफिशिएंट ऑफ y हो गया b2, ये हो गया कांस्टेंट, और RHS में 0 हो गया, ठीक है। ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग कंडीशन केस लिख रहे हैं। इसमें क्या है ना कि अभी हमने बताया कि अगर दो इक्वेशन है इसमें कितने केस हो सकते हैं, या तो एक सॉल्यूशन होंगे, या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 कैटेगराइज में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगराइज में डिवीजन में ये कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी है a1 = a1/a2 not equals to
B1/B2। एक ऐसा केस आ गया। अच्छा, ये केस आपको ध्यान रखना, ये केस को भूलना नहीं है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस को आपको ध्यान रखना है एकदम। 3 केस लिख रहा हूं मैं, तीनों को इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप रट लो, इसे 5 बार लिख लो आप। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। थर्ड केस आता है आपका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2। बोलोगे सर आपने ये केस लिख दिया, बट मैं केस को कैसे समझ में आएगा, क्या करेंगे हम, कुछ इसे समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, तो इसका मतलब हुआ ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसमें होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये केस है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, अगर ऐसा दे रखा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इस केस में क्या आएगा आपका? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और यूज होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब सॉल्यूशन होगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो जो सिर्फ नो सॉल्यूशन है इस केस को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और जब एक से ज्यादा जैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, तो उस केस एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे ये वाला केस हो गया, दोनों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। ये आपका हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये हो गया मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर ये चीज आपने अच्छे से ध्यान रख लिया तो आपके जो है इसका आधा चैप्टर खत्म हो गया। आपसे यही पूछेगा, इसी को यूज करना हमें होता है, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले ये तो आपके बुक्स का है, तो मैंने ये यूज कर लिया, एनसीईआरटी का है, जिसको आपको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट केस क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन, मींस कंसिस्टेंट कब होगा? A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर इस दोनों जो x का जो रेशियो है और जो y का रेशियो अगर दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर x का रेशियो, y का रेशियो और जो कांस्टेंट का रेशियो अगर सेम है, तीनों सेम है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और x का रेशियो और y का रेशियो सेम है, बट वो दोनों जो रेशियो है वो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। मैं इसे 2 बार आपको बता चुका हूं ताकि आप इसे याद कर लो, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आएंगे एकदम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये हो गया आपका। जब सॉल्यूशन होगा तो उसको हम बोलेंगे एक हो या फिर कितने एक से ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं इसमें तो क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली बात कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं अब लोग इसे ग्राफिकली क्यों बता रहे हैं? ग्राफिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास वहां पे ना कभी कभी जैसे आपसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या फिर ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। एक तो ये तो बहुत बढ़िया मेथड है कि आप इसको यूज कर रहे हैं।
और थोड़ा सा मैं फास्ट के लिए बात कर रहा हूँ कि जिससे जैसे लगता है ना मुझे बहुत फास्ट करनी है, या थोड़ा सा आपको वो देखना है कि मतलब ग्राफिकली अप्रोच देखना है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा, जैसे इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब सॉल्यूशन होगा तो एक सॉल्यूशन होगा, ये एक से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। 2D में है, दो लाइन है, ये लाइन जो है क्या है ना, ये 2D में, दोनों लाइन 2D में, ठीक है। अगर हम 2D में बात करेंगे, एक लाइन मान लेते हैं ऐसा हो सकता है, एक लाइन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप लाइन को इंक्रीज करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइन पैरेलल, ठीक है। दो ही केस हो सकता है ना जिसमें सॉल्यूशन, दो ही केस हो सकता है, और ज्यादा तो केस नहीं हो सकता। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका ये लाइन है और एक यही लाइन है, एक इसी से यही लाइन, मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है। ये जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है ना, इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। यहाँ पर जो है लाइन है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। एक लाइन है, उसी पर दूसरा एक लाइन पास कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। अगर दो जैसे लाइन है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का अगर आप देखेंगे वो ग्राफिकली मतलब, तो क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन है वो एक दूसरे को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो दोनों जो लाइन है एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। अगर एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा पॉइंट पर वो दोनों मीट कर रहे हैं, दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कहीं पर भी मीट नहीं करें, दैट मींस नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसमें देखेंगे सारा का जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। और एक है जो ये है नो सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है, बस इसमें मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ग्राफिकल में ये बताना चाह रहा था कि इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैं ग्राफिकल के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपने इसे अच्छे से लिख लिया होगा, इसे आप 2-3 बार जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब लोग ये सब ग्राफिकल मेथड क्यों बता रहे हैं, उसका तो यूज है नहीं, आएगा नहीं। बट आप क्या है ना कि जैसे कभी वो है, ठीक है, आपको देख के बताना है तो आप इजी बता सकते हो। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि एक जैसे अगर दो लाइन है, उसमें क्या क्या हो सकता है, लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगे, है ना। लाइन क्या हो सकती है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा एक केस हो सकता है। दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, ऐसा केस हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है आपका ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने अभी जो 3 कंडीशन लिखा है वही यही कंडीशन है, उसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ठीक, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है। तो जब लाइन पैरेलल होगा तो इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, जब लाइन एक दूसरे को कट कर रहा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जब कोइंसाइड कर रहा होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अच्छा, बोलोगे कि सर ये बताने से फिर क्या फायदा होगा, मतलब इसका तो यूज है ही नहीं, ठीक है। मैंने ये इसलिए आपको बताया कि आप जैसे देखो लाइन दिया हुआ, ठीक है, आपको लाइन दिया है, अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफिकल को बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मतलब देखते हैं, ओके। जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन आपका दे रखा है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11, एक पहला इक्वेशन ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है -10x, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 22। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अगर आपको जो लाइन दे रखा है ना, इसके बारे में पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन में एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ऐसा आप तो एक चीज और भी मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा कि जैसे अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है, तो एक तो सिंपल सा केस है कि आप इसको क्या करो, एलएचएस में लिखे आ जाओ, इसको ऐसे लिख लो 5x - 3y - 11 = 0।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10x, ठीक है, +6y -22 = 0, ठीक है। a1 कितना आ गया 5, a1 अपॉन, उसके बाद हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसके नीचे पुट करेंगे, ये क्या आएगा 5 अपॉन -10, ये आपका कितना आया -3/6, ये आपका कितना आया -11 अपॉन -22, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आ गया -1/2, ये आपका आ गया -1/2 और ये आ गया 1/2। तो ये तो इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है, मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये कौन सा केस है? अगर आपने देखा होगा ध्यान से कि अगर a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये जो केस है वो आपका नो सॉल्यूशन का केस है। कौन सा केस है? ये आपका नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब बोलोगे कि सर इसका कोई दूसरा तरीका है, जैसे मैंने अभी ज्योमेट्री का थोड़ा सा बताया। अगर ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्या करो, अगर जैसे इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, आपसे कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है ये पूछा है, तो आप हमेशा क्या करो, वो जो उसका जो कांस्टेंट है, सबसे पहले क्या करो कि जो x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है उसको ट्राई करो कि आप सेम उसमें लेके आ जाए, किसमें, सेम साइन में, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है 5x है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, उसके बाद ओवर। उसके बाद आपको देखना है कांस्टेंट, देखना है कांस्टेंट सेम साइन का है, कांस्टेंट डिफरेंट साइन का है, ठीक है। कांस्टेंट से अगर आप चाहो तो दूसरा एक और तरीका है हम देख सकते हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप हमेशा क्या करो, वही चेक कर लो कि जो x, इसमें जो x का रेशियो और y का रेशियो वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो सेम आ गया तो उसमें दो ही केस आ सकता है, या तो बहुत सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की, अगर कांस्टेंट का रेशियो उस दोनों रेशियो के इक्वल है तो बहुत सॉल्यूशन होंगे, अगर नहीं है एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर x और y का जो रेशियो, x का रेशियो और जो y का रेशियो है अगर सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है, आप क्या करो, चेक कर लो x का रेशियो और y का रेशियो, वो देख लो, अगर वो सेम आ रहा है दैट मींस ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन में दो चीज हो सकता है, पैरेलल लाइन थोड़ा सा अलग अलग हो, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे। जब पैरेलल लाइंस अलग होंगे तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब पैरेलल लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको कि x का रेशियो और y का रेशियो, दोनों इक्वेशन में x का रेशियो और y का रेशियो पहले सबसे पहले आप देख लो, ठीक है। अगर वो सेम है मींस लाइन पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन में आप क्या क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन में हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो या फिर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा हो। जब अगर एक दूसरे के डिस्टेंस पे है तो नो सॉल्यूशन होगा, जब कोइंसाइड कर रहा होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे है या फिर कांस्टेंट कर रहे हैं। हम कांस्टेंट का रेशियो देखेंगे, आप कांस्टेंट का रेशियो देखो। बट एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमेशा इक्वेशन को क्या करो, आप जो है एलएचएस में लेके आ जाओ। उसके बाद फिर सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका रेशियो देख लेना, इसका देख लेना रेशियो, इसका रेशियो, एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो, क्या ये सेम है, सेम है। अब हमको देखना है ये कांस्टेंट है उसका रेशियो देखना है, अगर उसका रेशियो x के रेशियो और y के रेशियो के इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, आप क्या करो x का रेशियो और y का, जो x का कोफिशिएंट है दोनों जगह उसका रेशियो और जो y का कोफिशिएंट है दोनों जगह, दोनों इक्वेशन में उसका रेशियो, अगर दोनों इक्वल है उसके बाद देखो आप कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट सेम है, अगर कांस्टेंट जो है, अगर कांस्टेंट का जो रेशियो है वो x और y के रेशियो के इक्वल है तब तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। एक दूसरा कह रहा है
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 5 दे रखा है x + 2y - 5 = 0। दूसरा दे रखा है आपका 2x - 4y + 6 = 0। कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ये दे रखा इज कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट विथ टू सॉल्यूशंस। अच्छा, तो जैसे इस केस में अच्छा आपको ये भी दे सकता है कभी कभी कि कंसिस्टेंट विथ टू सॉल्यूशन। अबे वन सॉल्यूशन है या वन से ज़्यादा सॉल्यूशन, वो एक ही केस। ऐसा नहीं सोच लेना कि अच्छा टू सॉल्यूशन दे दिया और उसमें ऑप्शन में दे रखा मिनी सॉल्यूशन भी। आपको जब कभी भी दे रखा है ना मिनी सॉल्यूशन भी, तो आप हमेशा क्या करो, मिनी सॉल्यूशन को चूज करो। यूनिक सॉल्यूशन में तो क्या आएगा, या एक्स का और वाई का वैल्यू आ जाएगा। टू सॉल्यूशन के लिए हम लोग थोड़ी ना पढ़े, हम लोग पढ़े मिनी सॉल्यूशन के लिए। तो मिनी में क्या आएगा आपका, या तो यूनिक होगा या तो फिर मिनी होगा या फिर नहीं होगा, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन दे रखा आपसे पूछ रहा है कि इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, हम क्या करेंगे a1/b2 कर लेंगे तो 1/2 करेंगे, b1/b2 कर लेंगे वो आ जाएगा आपका 1/-2। यही एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, यही एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि माइनस में आएगा ये प्लस में, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। इज कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। तो ये इतना इजी था। अब जैसे है एक आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, ये भी आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जो इसमें क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस दे रखा है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम 3x + 4y = 12, एक इक्वेशन ये दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है a + b टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स a - b y = 24। ठीक है, दे रखा 3x + 4y = 12 और दूसरा इक्वेशन दे रखा a + b टाइम्स x प्लस 2 × a - b टाइम्स y = 24। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है a और b का वैल्यू बताना है जिसके लिए सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। आप क्या करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में आओ, तो ये आपका क्या बन जाएगा माइनस = 0, ये आपका माइनस = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसका रेशियो क्या करेंगे, ये जाएगा आपका 3/a + b = ये आपका आएगा 4/2 टाइम्स a - b। ठीक है, -12/-24। ठीक है, आएगा 1/2, ये आएगा आपका 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके इक्वल कर देंगे, इसको एक बार इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, अगर इसको इसके इक्वल करेंगे तो ये क्या आएगा 3/a + b = 1/2। सॉल्व कर लेंगे, ये देखेंगे ये क्या आएगा, a + b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे = 6। ये पहला इक्वेशन है, यहाँ से देखेंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2। इसके लिए दूसरा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 2/a - b = ये आपका आ गया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया a - b = ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, a + b, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, a + b = 6 और ये आ गया a - b = 4। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये b कट गया, ये आ गया 2a = आ गया 10। a = आपका आ गया 5 और b = आपका आ गया 12। b कैसे बना है, किसी भी इक्वेशन में आप a का वैल्यू पुट कर लीजिए, b का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें a और b का ऐसा क्या वैल्यू है जिस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो a क्या होना पड़ेगा, a को 5 होना पड़ेगा और b को 1 होना पड़ेगा। a जब 5 होगा और b 1 होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, x का रेशियो, y का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो तीनों इक्वल होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में तीनों का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में तीनों का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में x का रेशियो और y का रेशियो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और एक थर्ड केस आती है और है जब नो सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है x का रेशियो y का रेशियो इक्वल होता है, बट वो जो है वो कांस्टेंट के रेशियो की इक्वल नहीं होता है। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसके लिए हम कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसमें दे रखा है जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक पहला इक्वेशन ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, ये 0 आ गया, इसको भी लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, ये 0 आ गया। अब क्या है इसमें कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट है वो तो इक्वल होना चाहिए, बट वो जो है कांस्टेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है ना, यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है या फिर नो सॉल्यूशन कह रहा है। इसमें आपका कह रहा है हैव नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि अपॉन 3, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये दोनों लाइंस क्या होगा, डिस्टेंस में होगा और पैरेलल में होगा, ठीक है। तो k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 माइनस 5 है, तो ये माइनस माइनस 2 है, ठीक है। अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, k इज इक्वल्स टू 3 2 6, ये आ जाएगा 6 अपॉन 4 दैट इज 3 अपॉन 2। तो जब k इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 होगा तो इस केस में क्या होगा, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका नो सॉल्यूशन आएगा। k इक्वल्स टू कितना दे रखा है, k इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 पे जो है इसका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारा एक सेगमेंट खत्म हो जाता है, एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और भी इसमें आती है जो थोड़ा सा इसमें वो भी इंपॉर्टेंट है, बोलोगे वो क्या है सर, वो भी कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल वो करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग इसमें आती है कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाली, और वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक चीज और भी आती है कि ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। जब भी इस चैप्टर में आए ना तो आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, आप ये पूछ सकते हो। ग्राफ जब भी बनाना हो तो हम लोगों ने जैसे क्लास 9th प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, x को y की टर्म में लिख देते हैं या फिर y को x के टर्म में लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना कि जैसे एक लाइन का इक्वेशन बना दिए, जैसे हमें कैसे एक लाइन का इक्वेशन बनाना आता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे एक लाइन का इक्वेशन बनाते हैं ना, इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो सेपरेट अलग अलग लाइन का वो पॉइंट्स ले लेंगे, पॉइंट्स को मिला देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 5, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 10। ये मैंने दो इक्वेशन ले लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, बहुत ईजी है। इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू x माइनस 10, ठीक है। मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स दो डब्बे बनाऊंगा फिर से, जैसे हम लोग वो पहले बनाया करते थे, दो डब्बे बना लिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने x और यहाँ पे क्या है y लिखना है, नहीं यहाँ पे लिखना है आपका, क्या लिखना है, हाँ यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है आपका x, यहाँ पे लिखना है आपका y, ठीक है। ये किसके लिए है, ये हम सब इसके लिए है। मैंने क्या किया, अब x का 2-3 वैल्यू ले लूंगा मैंने x को 0 ले लिया, x 0 लिया y 5 आ जाएगी। x को मैंने क्या ले लिया, x को 1 ले लिया मैंने, अगर x 1 ले लिया y कितना आएगा, y आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। x को आप क्या ले लो, -1 ले लो, x -1 लोगे तो y कितना आएगा 6 आ जाएगा। एक तो इसका हो गया, एक दूसरे इसके लिए भी डब्बा बना देते हैं। एकदम यही करना होता है, एकदम सिंपल सा, आराम से बैठे अब डब्बा बनाए, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। इस केस में अगर x को हम 0 रखेंगे तो y आपका आ जाएगा -10, ठीक है। x को अगर 5 रखेंगे तो y आपका आ जाएगा कितना, y कितना आ जाएगा आपका, x को अगर मैंने 5 रखा तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका -5 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक वही ग्राफ जैसे ग्राफ बनाया करते हैं, x एक्सिस खींच दिया, y एक्सिस खींच दिया, ठीक है।
एक्स एक्सिस खींच दिया, वाई एक्सिस खींच दिया। अब इसमें देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 अच्छा 5 तक जाना है इसमें, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या इसका वो कर लिया, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चला गया, ठीक है। ये आपका आएगा -1, ये आपका आ गया -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही बढ़ता चला गया। इधर भी आ गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाके कितना आ गया, चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो आपसे बताएंगे ये वाई है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है जब आप x0 लेंगे तो y 5 आएगा। मैंने क्या किया, x को 0 ले लिया, y कितना आएगा 5, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक। x को 1 ले रहे हैं तो y कितना आएगा 4, x को 1 लिया y 4 आया, एक ये पॉइंट आया, ठीक है। x को लिया मैंने -1, x को मैंने -1 ले लिया, y का वैल्यू कितना आ गया x -1, y का वैल्यू आपका आ गया 6, ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मैंने क्या है ना कि इसके लिए लिखा था, अगर इसकी लाइन देखी तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कहीं भी कटेगा। मैंने बस ये रैंडम ही बना दिया, एक फर्स्ट लाइन हो गया, दूसरा लाइन देखते हैं, x को 0 लिया, y कितना आएगा 5, एक तो यही आ गया आपका। दूसरा है वो मैंने x को मैंने 5 ले लिया, सॉरी x को मैंने 0 लिया तो y -10 आ गया, मैंने x को 0 लिया तो -y ये यहाँ पे आ गया, y -10 है, -10 यहाँ पे समथिंग आएगा, बहुत नीचे है, ठीक है। और दूसरा केस जब x को आप 5 लोगे तो y कितना आएगा -5, x को लूँगा 5 तो y आएगा आपका -5, y आपका आएगा -5, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बनाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये आपको कुछ समथिंग ऐसा बनाते हैं। उसके बाद क्या है ना कि अभी तो मेरे पास आप क्या करोगे, इस दोनों लाइन मिला दें, इसे ये कट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे क्या होगा, एक दूसरे को ये कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट हुआ क्या होगा, दिस इज द पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि आपको उसका ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमें क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज कर लेना, इसको भी ऐसे लिख लेना, फिर x का वैल्यू पुट करोगे y आ जाएगा, फिर x रखोगे y आ जाएगा। दोनों को क्या करना, एक आप क्या करो, दोनों के लिए अलग से सेपरेट एक लाइन बना लो, और लाइन को क्या करो, ग्राफ को, फिर उसके बाद उसको लाइन को पहले डॉट को रिप्रेजेंट कर दो कहाँ पे है उस ग्राफ में, उसके बाद उस पूरा डॉट को मिला दो, ठीक है। जो एक लाइन वाला है उसके जितने भी डॉट्स हैं उसको मिलाओ, जो दूसरा लाइन का डॉट्स है उसको मिलाओ, उसके बाद देखो उसका सॉल्यूशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने ये ग्राफ बताने के लिए बताया बस, ओके ओके। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अच्छा, इस चक्कर में उसके बाद जो आती है, जो आप कह सकते हो कि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट रहता है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या आपको वर्ड जो प्रॉब्लम दे रखा है उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर। अच्छा, इस सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ आती है इसमें, खैर अब तो वो यूज नहीं होती है, बट मैंने खुद भी वो बता देता हूँ। जैसे एक आती है सब्स्टिट्यूशन, एक आती है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब जैसे है ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, अपने पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, बहुत सारे रास्ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि कोई है क्या इसको ऐड कर लेगा, कोई क्या है यहाँ से एक्स निकाल के यहाँ पुट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड यूज करके आपको दिखा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। जैसे एलिमिनेशन मेथड के लिए हम देखते हैं, ठीक है, ये एलिमिनेशन के लिए। अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो एलिमिनेशन का मतलब होता है
कि आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक वेरिएबल को क्या करना है, वैल्यू कर देना है। वो कैसे होगा, या तो x का या फिर y का कोफिशिएंट आपको सेम कर देना है, किसी एक का, ऐसा नहीं कि दोनों का सेम नहीं करना है, किसी एक का कोफिशिएंट आपको क्या करना है, सेम कर देना है। ठीक है, कोफिशिएंट सेम कर देना है, सबसे पहला काम करना है कोफिशिएंट सेम कर देना है। अब देखो मैं बताइए सर, यहाँ पर तो पहले से कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस ये प्लस ये आपका माइनस। ठीक है, इसको वो करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, y 0 आ गया, x कितना आएगा, x आ गया आपका 5। यही इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले x या फिर y किसी एक जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको सेम कर देना। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे x का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन से, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे x + y = 5 दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है x - y = 5 दे रखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे y का वैल्यू निकाल करके उसमें पुट कर देंगे। इसको अगर देखोगे आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y = x - 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट में। ठीक है, पुटिंग ऐसे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, ये आपका x है और y का वैल्यू क्या आएगा, x - 5 = 5। ये आपका आ गया 2x, ये आपका = 10, x = क्या आ गया 5, x 5 आ गया। अब यहाँ पे x को 5 पुट कर दो, y का वैल्यू कितना आएगा, y = 5 - 5 that is equals to 0। तो आप देखोगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, यहाँ पर भी y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। आप कोई सा भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आएंगे ना। बस ये है कि जब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेशन दैट मींस एलिमिनेट करना, आपको कोई एक वेरिएबल को, वो कैसे होगा, वेरिएबल का क्या करना, आपको वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम करना, वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप जो भी टेक्निक यूज करो उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व सेम कर देंगे। सेम करना है, सेम करने के बाद क्या कर देना है, उसको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो एक वेरिएबल क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल बच जाएगा, उस वेरिएबल को आपको सॉल्व कर लेना है, और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ गया, उसको कोई भी इक्वेशन में, एक फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड में डाल दो, तो दूसरा जो वेरिएबल जो बचा हुआ, जो एलिमिनेट हुआ था, उसका वैल्यू आ जाएगा। हो गया सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जैसे x का वैल्यू, x को हम y के टर्म में लिख देंगे, क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख देंगे, और जो x का जो वैल्यू आएगा y के टर्म में, उसको हम दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। y में क्या आएगा, सिर्फ y बचेगा, तो हम वहाँ से y के लिए सॉल्व कर लेंगे। y जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वो जो y का जो वैल्यू आएगा उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में डालोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये आता भी नहीं है अब, बट ये थोड़ा सा आप देख लेना कि एलिमिनेशन ये होता है, सब्स्टिट्यूशन ये होता है, बस इसको ध्यान रखना। इनकेस अगर आ जाए तो आप इसे कर देना। ओके, बहुत बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं कर रहा हूँ, बस नहीं, ठीक है, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसको क्वेश्चन को करना है। चलिए हम लोग आइए कुछ क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, फॉर a distance of 10 km the charge paid is 105 rupees and a journey of 15 km the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? बहुत ही सिंपल है, ये ऐसा कह रहा है कि एक सिटी है। अब देखो इसमें क्या है ना कि आपको क्वेश्चन पढ़ना और समझना है, अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ और समझने आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी है, उसमें क्या है ना, जो टैक्सी का चार्ज है उसका जो ऐसा रूल बना रखा है कि आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करेगा। मीन्स एक तो फिक्स चार्ज है, उसमें क्या आप 1 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कितने भी चलो, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, है ना। एक फिक्स चार्ज है, वो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो आपसे वो एज जैसे कुछ ऐसा पैसा ले रहा है जिसको रिफंड नहीं करने वाला,
ठीक है। या फिर वो ऐसा पैसा है ना कि जैसे उसने गाड़ी खरीदा है, उसमें कॉस्ट लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके थ्रू वो कलेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ है ना कि जैसे हम लोग करते हैं ना कि जैसे कहीं गए, ठीक है, कुछ भी एकदम है, मतलब लेते हैं तो एक होता है ना, वो प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, आपको वो प्राइस तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा है कि एक ऐसा सिटी है, आप वहाँ जाओगे, टैक्सी का जो सिस्टम है, जो चार्जिंग का सिस्टम है, वहाँ पे क्या है, एक फिक्स प्राइस है। उसमें आप 1 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। उसके ऊपर से आप अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का चार्ज लगेगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर का चार्ज लगेगा, 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 किलोमीटर का चार्ज, 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, तो एक फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब समझ सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, एक गाड़ी जैसे रेंट पे लिया। अगर है तो ना, जैसे आप देखोगे सिटी में ये होता है कि आप जाओगे कहीं तो गाड़ी आप रेंट पे लोगे तो रेंट का वो चार्ज लेता है। ठीक है, आपको रेंट पे अगर गाड़ी दे रहा है तो उसका चार्ज लेता है। उसके ऊपर से क्या है, आप जितना चलोगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या रेंट वाला चार्ज मिलता नहीं, रेंट वाला चार्ज क्या, वो फिक्स चार्ज है, वो लेगा ही लेगा। भले आप गाड़ी ले जाओ, उसको घर पे रख दो, बिल्कुल नहीं चलाओ, तो जो रेंट का चार्ज, जो आपको चार्ज फिक्स चार्ज दे रखा वो तो देना ही पड़ेगा। आपने नहीं चला तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें है इसको मान लेते हैं लेट, जो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई रुपीज। पर किलोमीटर कितना चार्ज लग रहा है आपका, वाई लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला है तो उसके लिए उसको देना पड़ा है 105 रुपीज। 10 किलोमीटर में क्या वो फिक्स चार्ज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर, 10 इंटू चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वाई इज इक्वल टू 105। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। दूसरा इसमें क्या है, अगर 15 किलोमीटर चला है तो उसको 155, तो इसमें भी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155। क्या करो, इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेंगे हम, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, माइनस। ये कितना आएगा आपका, एक्स तो गया, ये आपका आ गया 5y इज इक्वल टू कितना 50, y इज इक्वल टू 10। ये जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है, 10 है। चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है, 10 है। और फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज आप इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 5। ये आपका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपीज है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला, जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है और चार्जेस पर किलोमीटर वो कितना है, 10 है। इस क्वेश्चन में क्या रहा, कोई एक पर्सन है उसको अगर 25 किलोमीटर चलना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, एक्स फिक्स प्राइस, फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू वाई, ये क्या आएगा, एक्स तो आपका हो गया फिक्स प्लस 25 इंटू 10, ये आपका आ गया 5 प्लस 250, दैट इज 255 रुपीज। तो अगर उस किसी पर्सन को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको 255 रुपीज देना पड़ेगा। उसको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका था एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें यही है, वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको क्या है ना कि पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम को और आराम से समझना है और समझ के सॉल्व करना है। बिल्कुल भी नहीं बताइए आप, सारी चीज ऐसे रहते हैं जो पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, बस उसको वर्ड में लिख रखा है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है उसका हम देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का ही हम देख लेते हैं। ठीक है, एक जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, ये तो जैसे है क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, सम ऑफ, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर है ना, ठीक है, जैसे 2 डिजिट का नंबर है, क्या मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 36, इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 3 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हो। 42 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 इंटू 4 प्लस कितना 2। ठीक है, 84 है तो वो क्या आएगा, 10 इंटू 8 प्लस। अगर आप ध्यान से अगर हर केस में देखोगे जो आपका यूनिट डिजिट है वो ऐड हो रहा है, जो 10th डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो
तो अगर आप कोई भी 2 डिजिट मानोगे, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम है, अच्छा क्या एक्स वाई रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये वेरिएबल है, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है बच्चे बहुत सारा, कि जब भी आप कभी ऐसा नहीं मानना कि 2 डिजिट नंबर है आपने मान लिया एक्स वाई, इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, जैसे ये 84 लिखा हुआ है ना, या तो इसका मतलब हुआ 84, बट एक्स वाई है ना, इसका मतलब होगा 80 एक्स इंटू वाई, तो इसकी वजह से ना कंफ्यूजन आ जाता है। तो जब कभी भी आपको 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, जो कुछ भी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जब मानना है वो फाइंड करना है, तो आपको ऐसा नहीं मानना कि 2 डिजिट है तो आपने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक यूनिट डिजिट मानेंगे, एक टेंस डिजिट मानेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक चीज आपने देख लिया, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो ऐड हो रहा है, जो टेंस डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे करके 2 डिजिट फॉर्मूला, कोई भी डिजिट ले लो आप, 10 into 4 plus 2 84, 10 into 8 plus 4, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक जैसे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका हो जाएगा, टेंस डिजिट क्या है, वाई है, तो 10y प्लस एक्स, ये आपका हो जाएगा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, मैंने क्या ले लिया, यूनिट डिजिट एक्स लिया, टेंस डिजिट वाई ले लिया, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज वाई, मींस एक्स प्लस वाई इज 9। एक इक्वेशन ये आपका हो गया। अब दूसरा कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। नंबर कौन सा है, ये आपका नंबर ये है, तो इसका जो 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस x, ये किसके इक्वल है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit, अगर जैसे पहले था यूनिट डिजिट आपका क्या है ना, कि x है और y है, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स करना है तो ये x और y ऐसा कुछ आ जाएगा, इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 10x प्लस y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन आपका ये आएगा, एक इक्वेशन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2, ठीक है। अब हम x को उस साइड लेके चले जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 11x, और इसको भी हम लेके चले जाएंगे उस साइड, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, ये आ गया। अब इसको यहाँ पुट करना, x इज इक्वल्स टू 8y प्लस y इज इक्वल्स टू 9y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर y 1 आया तो x कितना आएगा, अगर y 1 आया तो x कितना आएगा, x आएगा 8। जो डिजिट था वो क्या कैसे आएगा, y 1 यहाँ पुट कर लेंगे हम, 10 into 1 दैट इज 10 प्लस कितना x का वैल्यू x इज 8, तो ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज 8। वो जो नंबर था 2 डिजिट नंबर वो क्या है, 18। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला सही है या नहीं गलत। इस क्वेश्चन में पहले दे रखा था इस दोनों का जो सम ऑफ डिजिट है वो कितना है, 9 है, 8 प्लस 1 इज 9, तो वो आ गया। दूसरा इसमें दे रखा था कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स इसका क्या होगा, 18 टाइम्स 18, जैसे हम क्या करेंगे इसको 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है तो वो क्या आएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 18 into 9, ठीक है। अगर 18 into 9 करेंगे तो आएगा 1 आपका 162, 18 9 162। अब क्या है उसको जब डिजिट को वो जो नंबर आएगा वो जो है इस डिजिट को जब आप रिवर्स कर दोगे उसका गुना आएगा, इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा डिजिट इसका 81 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 162, तो हमने जो निकाला 18 वो करेक्ट है, ओके। तो इसमें बस यही चीज आती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना समझना, उसके बाद इसको करना, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, आराम से जितने भी आपके प्रॉब्लम और कुछ दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम और है जो प्रीवियस ईयर की, आप उसको अटेम्प्ट कर लो और एग्जाम में अच्छे से बस आप वहाँ पे वर्ड
प्रॉब्लम को पढ़ना समझना आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।